हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही इमोशनल कहानी जिसका नाम है माई लिटिल एंजल मोमो। कहानी की शुरुआत होती है एक डेफ लेडी से जो ना सुन सकती है ना ही बोल सकती है। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी सिंपल नहीं होती। वो रोती हुई पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और अपने हाथों के इशारों से बताती है कि उसके स्टोर का ओनर उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट करता है। आज तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसने बिना सैलरी लिए तुरंत यहाँ आ गई। लेकिन ओनर ने उसे धमकाया और डराया, जिस वजह से उसने आज फैसला किया रिपोर्ट करने का। वहीं एक लड़की भी होती है जिसका नाम है मोमो। मोमो डेफ लेडी के सारे साइंस को ऑफिसर्स के लिए ट्रांसलेट कर रही थी। मोमो को लेडी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उस लेडी से कहती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो हुआ है उसका इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। शॉप ओनर को उसकी सजा मिलकर रहेगी। लेकिन लेडी का चेहरा बहुत ही उदास था। वो कहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लॉयर की फीस भर सकूं। तभी मोमो उसका हाथ पकड़ती और कहती है, चिंता मत करिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रही हैं, और ऐसा मत समझना कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहती है, मैं आपको सुन सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। लेडी पूछती है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? जिस पर मोमो उनसे कहती है, मेरे अपनों में भी कोई है जो आपकी तरह है। इतना कहकर मोमो पुलिस स्टेशन से जाती है और तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो समझ गई थी यह आदमी भी डेफ है। पुलिस ऑफिसर हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? और बस यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम पहुंच जाते हैं अतीत में, जहाँ एक सिंगल फादर मिस्टर माँ को दिखाया जाता है जो खुद बोल नहीं सकते थे और सुन भी नहीं, पर उनकी ज़िंदगी में एक उजाला था, उनकी छोटी सी बेटी मोमो। मोमो एक बहुत ही प्यारी और शैतान लड़की थी। वो दिखने में जितनी क्यूट थी, अंदर से उतनी ही समझदार भी। और इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने डैड से करती थी। और उनकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ वो दो ही लोग थे, मोमो और उसके पिता मिस्टर मा। चाहे उनके पास पैसे कम थे, पर मिस्टर मा दिन रात मेहनत करते सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी बेटी मोमो को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। जैसा कि हम जानते हैं वो डेफ थे, तो कहीं पे भी नौकरी पाना उनके लिए मुश्किल था। इसके लिए वो छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन का काम करके अपना गुजारा करते थे। उनका पूरा दिन रिपेयरिंग और मेहनत में गुजरता था ताकि वो अपनी बेटी मोमो के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। अब वो दोनों एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह में एक छोटे से सिंगल रूम में जाते हैं और यही उनका घर था। दरअसल उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक अच्छा फ्लैट रेंट कर सके। उस पार्लर में सिर्फ वो दो ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे डेफ लोग रहते थे। वो बोल और सुन तो नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स और दर्द को पूरी तरह समझ लेते थे। उन सबका एक छोटा पर प्यार भरा परिवार था जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता। उस बड़े ग्रुप में मोमो एक ऐसी थी जो सुन और बोल सकती थी, इसलिए छोटी सी उम्र में ही मोमो को साइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरह से आती थी। वो सबकी बात ट्रांसलेट करती, उनकी मदद करती, और इस वजह से सभी लोग मोमो से बहुत प्यार करते थे। एक दिन हम देखते हैं कि वहाँ लोग गैम्बलिंग कर रहे थे, तभी आसपास के लोग पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं और एक ऑफिसर वहाँ आता है। पर मोमो स्मार्ट थी, वो ऑफिसर के आने से पहले ही सबको अलर्ट कर देती है और सब गैम्बलिंग वाली चीज़ों को छिपा देते हैं। ऑफिसर उनसे गैम्बलिंग के बारे में पूछता है तो मोमो ट्रांसलेटर बनकर उनकी बातें पुलिस को समझाती है। तभी माँ का एक दोस्त ली आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। अब रात होती है। मोमो अपने फादर से पूछती है, डैड, मेरी मॉम मुझसे मिलने कब आएगी? मैं उन्हें सिर्फ फ़ोटो में देखा है, अब तो उनका चेहरा भी मुझे याद नहीं। माँ का चेहरा ये सुन उदास हो जाता है, लेकिन वो मोमो से मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम स्कूल जाना शुरू करोगी तब तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आएंगी। यहाँ पर एक ज़रूरी बात सामने आती है। मिस्टर मा ने मोमो के एडमिशन के लिए काफ़ी स्कूल्स में अप्लाई किया था, लेकिन हर बार उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता क्योंकि मोमो के फादर डेफ थे और उसकी मदर भी उनके साथ नहीं थी। इस वजह से कोई भी स्कूल उसे एडमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन माँ हार मानने वाले नहीं थे। वो मोमो से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा स्कूल में अप्लाई करूँगा। लेकिन मोमो मना करती है और कहती है, मुझे स्कूल नहीं जाना। अगर मैं चली गई तो आप लोगों से कैसे बात करोगे? माँ की बातें समझाने में मदद कौन करेगा? अगले दिन सुबह जब मोमो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी एक लेडी वहाँ आती है जिसका नाम होता है मिस जिन। और यही टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का, क्योंकि मिस जिन कोई और नहीं बल्कि मोमो की मदर थी, जो अचानक इतने सालों बाद लौट कर आई थी। और आते वो माँ से कस्टडी मांगती है। वो कहती है, तुम इतना नहीं कमाते कि मोमो की परवरिश सही से कर सको, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी कस्टडी मुझे दे दो। मिस्टर मा सुन नहीं सकते, पर उनकी आंखों में दर्द था। उनकी दुनिया थी मोमो, और अब उनसे उनकी दुनिया को छीनने को आ गया था। हमें यहाँ पता चलता है कि मिस जिन और मिस्टर मा का काफ़ी सालों पहले ही डिवोर्स हो गया था, और डिवोर्स के लिए मिस जिन ने ही मिस्टर मा को फोर्स किया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी की और अब उनका एक 5 साल का बेटा भी है। लेकिन इतने सालों में वो कभी मोमो से मिलने नहीं आई, और आज अचानक वो आकर मिस्टर मा से कस्टडी मांगने लगती है। मिस्टर मा जिन्हें बात अंदर तक चुप जाती है,
वो शांत होकर कहते हैं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं मोमो की परवरिश करने के लायक हूँ। मिर्जिन उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है इस पैसे से मोमो की पढ़ाई करवाना। लेकिन मिस्टर मा एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग फादर है, वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। यहाँ एक और ज़रूरी बात सामने आती है, इतने सालों तक मिस्टर मा के साथ रहने के बाद भी मिर्जिन को साइन लैंग्वेज तक नहीं आती थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हमेशा एक चैलेंज रहा था। मिस्टर मा वापस घर लौट आते हैं, जहाँ उन्हें डेफ कम्युनिटी के सभी दोस्त उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो सब कहते हैं किसी भी हाल में तुम्हें मोमो की कस्टडी मिर्जिन को नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये बात सभी को पता थी कि कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था। तभी मिस्टर मा का पुराना दोस्त ली कहता है मैं तुम्हें एक लॉयर से मिलवा सकता हूँ। और वो माँ को ले जाता है एक लेडी के पास जिसका नाम था साओ। सो मिस्टर मा को एक एक्सपर्ट कस्टडी लॉयर से मिलवाती है जो ऐसे सेंसिटिव केसेस में माहिर था। साओ लॉयर को मिस्टर मा की सारी कहानी बताती है, जिसके बाद लॉयर कहती है चिंता मत करिए, ये केस हम ही जीतेंगे। लेकिन साओ मिस्टर मा से एक कड़वी सच्चाई कहती है। वो बताती है अगर तुम्हें मोमो की कस्टडी चाहिए तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम उसकी बेसिक नीड्स जैसे घर, स्कूल और सिक्योर लाइफ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। और फिर साओ एक और बात कहती है तुम तो भी एक पार्लर के छोटे से कमरे में रहते हो, ना तुम्हारे पास खुद का घर है, ना ही तुम्हें मोमो को स्कूल भेजना शुरू किया है। ऐसे में केस जीत पाना मुश्किल होगा और लॉयर की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? जिसे सुन माँ कहते हैं मैं मोमो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दिन रात एक कर दूंगा पैसे कमाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिर्जिन भी एक अलग लॉयर से मिलती है, वो भी मोमो की कस्टडी लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन लॉयर उसे कह देती है कस्टडी लेना आसान नहीं होगा क्योंकि वो अब तो अपने फादर के साथ रही है और उन दोनों का इमोशनल बॉन्ड बहुत गहरा है। मिर्जिन के लॉयर कहती है वो अभी सिर्फ 8 साल की है, इस उम्र में अगर वो खुद भी कहे कि वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है तो भी कोर्ट लीगली उसकी बात को सीरियस नहीं लेगा। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर मा साओ के पास जा पहुंचते हैं। वो साओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मोमो की मदर बनकर उनके साथ स्कूल जाए, सिर्फ इसीलिए ताकि मोमो का एडमिशन हो सके। वैसे स्कूल वालों का कहना था कि मोमो के पेरेंट्स में कम से कम एक नॉर्मल गार्जियन होना चाहिए वरना एडमिशन नहीं मिल पाएगी। पहले तो साओ मना करती है, लेकिन मिस्टर मा की आंखों में बेटी के लिए प्यार देखकर वो मान जाती है और फिर मिस्टर मा, साओ और मोमो तीनों मिलकर स्कूल जाते हैं। स्कूल की टीचर मोमो से कुछ सवाल पूछती है, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। दरअसल वो जानबूझकर चुप थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका एडमिशन हो। उसे डर था कि स्कूल जाने के बाद वो अपने डैड से दूर हो जाएगी। मिस्टर माओ साओ से समझाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। टीचर कहती है इस लड़की को हम एडमिशन नहीं दे सकते। तभी साओ ने रोकती है और फिर ईमानदारी से कहती है इसके पापा डेफ हैं और वो चाहते हैं कि उसकी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसे एक अच्छी शिक्षा मिले। उनकी कोशिश देखकर मोमो इमोशनल हो जाती है और अचानक खुद से एक कविता कहने लगती है। उसका इनोसेंस, उसकी पोएम टीचर का दिल छू जाता है और फाइनली मोमो का एडमिशन हो जाता है। अब रात होती है और मोमो अपने फादर से कहती है मैं दोनों पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ, भला जज कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। इस रात मिस्टर मा मोमो एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं। अगली सुबह मिस्टर मा एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्लर के छोटे से रूम में नहीं रहेंगे। उन्हें कोर्ट में साबित करना हो कि वो मोमो को एक सिक्योर और अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। इसी वजह से वो और मोमो सभी दोस्तों से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सब बहुत इमोशनल थे क्योंकि मोमो उन सभी के लिए एक रोशनी की तरह थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका जाना सभी के लिए दर्द भरा था। ली मिस्टर मा का दोस्त उन्हें छोड़ने जाता है। रास्ते में मिस्टर मा उससे पूछते हैं तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कैसे आई? ली कहता है मेरे बॉस ने दिया है जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर मा और मोमो एक होटल के डॉर्मेट्री रूम में जाते हैं। जैसे मिस्टर मा ने अपने दोस्त के जरिए इस होटल में कुछ कनेक्शन बनाए थे। बड़ी मुश्किलों के बाद मिस्टर मा को इस होटल में सफाई का काम मिला था। इसी होटल के ओनर ने उन्हें एक छोटा डॉर्म रूम में रहने के लिए दी थी। अगली सुबह मिस्टर मा मोमो को अपनी पीठ में बिठाकर स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन मोमो का बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। वो रूठी रूठी सी थी। तभी माँ उसे समझाते हैं बेटा स्कूल जाना तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और तभी वहाँ आती है मिर्जिन, मोमो की मदर। उनके हाथों में एक महंगा सा गिफ्ट था जिसे उन्होंने मोमो के लिए लाया था। मोमो उसे देखती है लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। मिस्टर मा फिर उसे स्कूल छोड़कर अपने नए काम पे निकल जाते हैं। आज मिस्टर मा का पहला दिन था। होटल के स्टाफ उन्हें काम का तरीका समझाते हैं। वो सब कुछ ध्यान से सुनते हैं। थोड़ी देर बाद वे गेस्ट रूम में जाने से पहले कई बार नॉक करते हैं और फिर अंदर जाके सफाई शुरू करने लगते हैं। तभी रूम में से एक लड़की निकलती है और मिस्टर मा पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दिया? मिस्टर मा कुछ नहीं कहते, वो बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं।
लड़की उन पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कुछ देर बाद मैनेजर के पास जाकर कंप्लेंट कर देती है। मैनेजर मिस्टर मा पर बहुत चिल्लाता है, उनकी सुनने की क्षमता न होने के बावजूद उन्हें डांटता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मोमो एक स्टोर के बाहर बैठी होती अपने फादर का इंतजार करते हुए। बारिश अचानक शुरू हो जाती है एंड काफ़ी देर बाद मिस्टर मा बाइक लेकर तेज़ रफ्तार में आते हैं और मोमो को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही होटल पहुंचते हैं तभी अचानक साओ वहां जाती है। वो बिना कुछ बोले मिस्टर मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है। मिस्टर मा बार बार पूछते हैं, तो मुझे कहाँ ले जा रही हो, लेकिन साओ एक शब्द भी नहीं कहती। तभी रास्ते में एक जगह मिस्टर मा एक कार का एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं। वो साओ से कहते हैं कार रोकने के लिए। तभी साओ कार रोक कर उनसे कहती है, मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए लॉयर के लिए, मोमो के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। और फिर एक बड़ा राज सामने आता है। साओ कहती है जो एक्सीडेंट तुमने अभी देखा वो मैंने ही करवाया है। वो बताती है कि वो एक फ्रॉड कार एक्सीडेंट गैंग का हिस्सा है जिसका काम है महंगी कार्स को नेचुरल एक्सीडेंट दिखाकर इंश्योरेंस फ्रॉड करना, कार्स के डैमेज पार्ट्स को डुप्लीकेट पार्ट से रिप्लेस करना और क्लेम्स के जरिए मोटी कमाई करना। साओ मिस्टर मा से कहती है, तुम हमारे गैंग के लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। इसी दौरान मिस्टर मा को यह भी पता चलता है कि उनका दोस्त ली भी इसी गैंग का हिस्सा है। अब कुछ महीने गुजर चुके होते हैं। एक दिन होटल के मैनेजर के पास कई कंप्लेंट्स पहुंच जाती हैं जो गेस्ट्स ने मिस्टर मा के अगेंस्ट की थी। मैनेजर उन्हें बुलाता है और काफ़ी गुस्सा करते हुए उन्हें काम से निकाल देता है। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा। लेकिन मैनेजर कुछ नहीं सुनता और उन्हें नौकरी से बर्खास्त करता है। यही नहीं, क्योंकि मिस्टर मा उसी जॉब की वजह से होटल में रह रहे थे, इसलिए ना उनके पास अब नौकरी बची थी और ना ही रहने के लिए जगह। वो पूरे दिन एक कोने में बैठकर सोचते रहते हैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो वह ना लॉयर की फ़ीस भर सकेंगे और ना ही मोमो की कस्टडी बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि अपनी बेटी को एक नॉर्मल ज़िंदगी देना। एंड ये सब कुछ अब एक सपना जैसा लगने लगा था। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब ज़िंदगी हर मोड़ पे ठोकर देने लगे, तब कुछ लोग टूट जाते हैं एंड कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं। मिस्टर मा भी अब उन्हीं रास्तों पे चल पड़े थे। जब ज़िंदगी नॉर्मल चलती हो तो अपने सिद्धांतों पे चलना आसान होता है, पर जब कोई रास्ता ना दिखे तो कोई क्या करेगा। मजबूरी के सामने झुककर उन्होंने इंश्योरेंस फ्रॉड गैंग के साथ काम करना एक्सेप्ट कर लिया। साओ ने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाती है। उस रात मिस्टर मा अपना पहला असाइनमेंट पूरा करते हैं। एक कार को सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ एक्सीडेंट करवाकर हेलमेट, पैड, सेफ्टी केस सब कुछ पहनते हुए ताकि उन्हें चोट ना लगे। एंड अगली सुबह साओ मिस्टर मा को अपने गैंग की कोर टीम से मिलवाती है और यहीं मिलता है मिस्टर जी से, जो इस पूरे स्कैम का टीम लीडर था। जी मिस्टर मा के काम से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वहीं पे उनका लॉयर फ्रेंड भी था जो कहता है, लेकिन कोर्ट के जीतने के लिए कुछ प्रूफ भी चाहिए होंगे। मिस्टर मा पूछते हैं कैसा प्रूफ। लॉयर जवाब देता है, कोर्ट में तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। मिस्टर मा के लिए 5 लाख एक बड़ी रकम थी, लेकिन जी कहता है, तुम काम करते रहो, पैसे की चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर शुरू होती है एक रात का सफर, जहाँ मिस्टर मा अपनी बेटी को सुलाकर हर रात एक नई कार का एक्सीडेंट करने जाने लगते हैं और यह अब उनका रोजाना का काम हो जाता है। उन्हें इस काम के लिए काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। अब वो मोमो को स्कूल पीठ में बैठाकर नहीं बल्कि एक्सपेंसिव कार्स में छोड़ने लगे थे। वो अपनी बेटी की हर ज़रूरत, स्कूल फीस, कपड़े, गिफ्ट सब कुछ पूरा कर पा रहे थे। एक बात ज़रूर है, गलत रास्ता इंस्टेंट सक्सेस ज़रूर देता है, पर मोमो ये सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। वो देखती है कि उसके डैड रात को वहीं जाते हैं। वो ये भी नोटिस करती है कि इन दिनों मिस्टर मा की बॉडी पर चोट के निशान ज़्यादा दिखने लगे हैं। एक दिन जब मिस्टर मा उसे स्कूल से लेने आते हैं तो मोमो उनके पास आकर एक छोटी सी विसल देती है और खुद एक बांसुरी लेकर उनके सामने बजाने लगती है। मिस्टर मा, जिनको कोई आवाज़ सुनाई तो नहीं देती, फिर भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए उसे चेयरअप करते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे वो किसी गहरे समुंदर में है जहाँ कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उस खामोशी में भी मुस्कुराते हैं। और तब मोमो के छोटे से दिल में एक बात स्पष्ट हो जाती है। उसे समझ में आता है कि उसके फादर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, उसे एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए कर रहे हैं। उसके चेहरे पर अपने फादर के लिए दर्द साफ नज़र आता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने डैड के सामने रो पड़ती है। ये सीन देखकर हम भी इमोशनल हो जाते हैं। कितनी छोटी बच्ची को कितनी ज़्यादा समझ है। मिस्टर मा उसकी तरफ देखते हैं और इशारों में कहते हैं, अगर कभी मुझे सुनने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी की आवाज़ सुनना चाहूँगा। मुझे यकीन है तुम्हारी आवाज़ इस दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ होगी मोमो। आई लव यू। कुछ दिन बाद मिस्टर मा जी के पास जाते हैं, जो कि उनका इलीगल काम करवाने वाला लीडर था। वो उसे कहते हैं, मेरा कस्टडी केस अब कोर्ट में आने वाला है, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। पर इस बार जी कुछ और शर्त रख देता है।
वो माँ को एक महंगी कार की चाबी देता है और कहता है कि अगर वो इस कार का एक्सीडेंट कर दे तब उन्हें पैसे मिल जाएंगे। वो मजबूरी में चाबी लेकर घर लौट आते हैं एंड उस रात फिर वो एक बार मोमो को सुलाकर छिपके से निकल पड़ते हैं अपना वही डेंजरस काम पूरा करने। लेकिन इस बार मोमो सोई नहीं होती, वो चुपचाप अपने पिता का पीछा करती है और बिना आवाज़ के सीधा कार के पास पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। दरअसल उसे ये जानना था कि उसके डैड रात को कहाँ जाते हैं। अब मिस्टर मा कार निकालते हैं और क्रैश पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो कार क्रैश करने वाले थे पीछे से मोमो की आवाज़ आती है, जिससे कि अचानक मिस्टर मा का बैलेंस बिगड़ जाता है और कुछ ही पलों में एक भयानक एक्सीडेंट होता है। इस दौरान मिस्टर मा और मोमो बिल्कुल घायल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आती है तो वो अपनी उसी हालात में मोमो को उठाते हैं और किसी तरह कुछ देर बाद हॉस्पिटल आते हैं। किस्मत से मोमो को ज़्यादा चोट नहीं आई होती, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त माँ ने दूर से उसे पकड़ लिया था। लेकिन इस शौक से मोमो अपनी बोलने की क्षमता टेम्पररी खो बैठती है। थोड़ी देर बाद मोमो की माँ मिस जेन भी हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर मोमो को डिस्चार्ज कर देते हैं। माँ चिंता भरी आंखों से मिस जेन से पूछते हैं, मोमो कैसी है? लेकिन जेन कुछ नहीं कहती, बल्कि गुस्से में उन्हें डांट कर मोमो को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। कुछ दिनों बाद माँ और मिस जेन एक लोकल कोर्ट में आमने सामने थे, जहाँ जजेस मिस्टर माँ को देखकर कहते हैं, आप एक जिम्मेदार पिता होने के लायक नहीं हैं। कोर्ट रूम में मिस्टर माँ बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे बस एक बार अपनी बेटी से मिलने दो, बस एक बार। लेकिन मिस जेन उनकी एक नहीं सुनती और साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद मोमो को कोर्ट रूम में लाया जाता है। जजेस उससे पूछते हैं, तुम अपने मॉम या डैड किसके साथ रहना चाहती हो बच्ची? लेकिन एक्सीडेंट के बाद से मोमो एक गहरी शौक में थी। उस दिन के बाद से उसने किसी से एक शब्द तक नहीं बोला होता। जजेस के सवाल पर वो बस थोड़ा रुक जाती है और इशारों में बताती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। ये देखकर मिस्टर माँ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उनके लिए उनकी बेटी ही उनकी पूरी दुनिया थी और आज वही उनसे दूर जा रही थी। उन्होंने ये सब कुछ उसके लिए ही तो किया था। लेकिन मिस्टर माँ हर चीज़ का दोषी खुद को ठहराते हैं कि इस हालत तक पहुँचने का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अपनी गलतियों की वजह से ही आज वो अपनी बेटी से अलग हो रहे हैं। उनके आंखों में गिल्ट और दिल में एक ऐसी तकलीफ जो लफ्ज़ों से परे थी। उन्हें लगता है उनके कर्म का ये फल है। मिस जेन मोमो को लेकर कोर्ट से निकल जाती है और मोमो एक बार भी मुड़कर अपने डैड को नहीं देखती। अगली सुबह मिस जेन मोमो को स्कूल से लेने आती है और मोमो इधर उधर अपने डैड को ढूंढ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके फादर ज़रूर यहीं कहीं होंगे, लेकिन उसके पिता उसे कहीं नहीं दिखते। वहीं दूर एक कोने में मिस्टर माँ छुपकर मोमो को देख जरूर रहे थे, पर उनकी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। मिस जेन मोमो को अपने नए घर ले आती है और हमें पता चलता है कि उनकी फैमिली जल्द ही न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाली है। यही एक और राज खुलता है। हमें पता चलता है मिस जेन का दूसरा बच्चा उनका नहीं बल्कि उनके नए हस्बैंड का था, यानी कि दोनों ही डिवोर्सी थे। अब मोमो को सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं, पर उस दिन के बाद से वह हमेशा दुखी दुखी सी रहने लगी थी। वो हमेशा अपने पिता को मिस करती थी। उसे हर पल वो दिन याद आते हैं जब उसके डैड दिन भर काम करके रात को उसके साथ खेलते थे, उसे हंसाते थे, उससे प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर माँ एक बेजान इंसान की तरह अपने कमरे के कोने में पड़े थे। ना कोई बोल चाल, ना कोई इमोशन, कुछ भी नहीं। मानो अब उनका जीने का मकसद ही छिन गया हो। उनके जीने की वजह ही उनकी बेटी मोमो थी। उनका दोस्त ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें खुद को संभालना होगा। और फिर आता है वो दिन जब मोमो अपनी मदर के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाली थी। जब मिस्टर माँ को ये बात पता चलती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एयरपोर्ट के अंदर मोमो आसपास नज़र घुमाती है, इस उम्मीद में कि उसके डैड ज़रूर आए होंगे, लेकिन उसे इस बार भी निराशा हाथ लगती है। तभी एयरपोर्ट के उस भीड़ भरे हॉल के बाहर मोमो को एक विसल की आवाज़ आती है। वो तुरंत ग्लास के बाहर देखती है और सामने होते हैं उसके पिता। वो आंखों में आंसू लेकर रोते हुए उससे कहती है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत सोचना मैं आपसे प्यार नहीं करती। मोमो रोती हुई आवाज़ में कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। पर मिस्टर माइक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं मोमो, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा फ्यूचर वहाँ ज़्यादा सेफ होगा। अपनी मॉम की बात मानना, उन्हें ज़्यादा तंग मत करना। तभी वो उनसे कहती है, डैड प्लीज़ वो काम दोबारा मत करना। मैं जानती हूँ आपने सब मेरे लिए किया, पर मैं नहीं चाहती आप खुद को खतरे में डालो। और तभी अचानक कुछ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ जाते हैं और मिस्टर माँ को ले जाते हैं, क्योंकि वो बिना पासपोर्ट और टिकट के रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुस आए थे। वो चिल्लाती है, प्लीज़ उन्हें मत ले जाइए, वो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन ऑफिसर्स भी क्या करते, उन्हें तो रूल्स को मानना था ना। और मिस्टर माँ को वहाँ से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को इंश्योरेंस फ्रॉड के पूरे रैकेट का पता चल जाता है। साओ जी और पूरी गैंग सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और मिस्टर माँ का भी नाम इन सब में आता है। अब ये न्यूज़ टीवी चैनल्स पर छाई होती है, पूरे देश में दिखाई जाती है। मिस जेन की फैमिली जो अपने न्यूजीलैंड जाने की तैयारी कर रही थी, उन्हें अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। कुछ देर बाद मिस जेन और मोमो टीवी पर वही न्यूज़ देख रहे थे। मोमो आंसुओं के साथ कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, डैड ने ये सब मेरे लिए किया, मैं ही उनकी तकलीफ़ की वजह हूँ।
उसकी मॉम से गले लगा कर कहती है, बेटा तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ दिन बाद मिस्टर मा और पूरी फ्रॉड गैंग को कोर्ट में पेश किया जाता है। पब्लिक गैलरी में मिस जेन, मोमो और मिस्टर मा के सारे साथी बैठे होते हैं। जजेस गुस्से में मिस्टर मा से पूछती है, क्या आप अपने क्राइम्स को मानते हैं? और तभी माँ आगे बढ़ते हैं और साइन लैंग्वेज में जवाब देते हैं, हाँ सारा काम मैंने ही किया, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी, किसी और का कोई कसूर नहीं। पूरा कोर्ट रूम स्टन्ड रह जाता है। मोमो ये सुन समझ नहीं पाती उसके डैड सब कुछ अपने सिर क्यों ले रहे हैं। वहाँ उनके साथी भी कंफ्यूज थे। और तब एक फ्लैशबैक ओपन होता है। दरअसल जब वो जेल में थे तब जी मिस्टर मा के पास आता और उनसे कहता है, अगर कोर्ट में तुमने सारा दोष अपने सिर नहीं लिया तो याद रखना तुम्हारी बेटी मोमो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। तो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए मिस्टर मा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ना चाहते हुए भी वो कोर्ट के सामने हर एक इल्ज़ाम खुद पर लेना शुरू कर देते हैं। जज अब्जी की तरफ मुड़कर पूछती है, आप मिस्टर मा को कैसे जानते हैं? वो एक बड़े बिजनेसमैन जैसे फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है, मिस्टर मा मेरे एक पुराने दोस्त हैं। मेरे एक कार शोरूम है जहाँ वो अक्सर आते थे। एक दिन वो मेरे शोरूम से कार ले गए और जानबूझकर क्रैश कर दिया ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। वो कहता है, मुझे उनका प्लान बाद में पता चला, पर क्योंकि वो एक डिसेबल्ड आदमी है इसलिए मैंने उन पर दया करके उनका क्राइम छुपा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इसे अपना बिजनेस ही बना लेंगे। जी कोर्ट रूम के सामने मिस्टर मा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जजेस के सामने एक और सबूत रखा जाता है, एक फुटेज जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे कस्टडी जाने के बाद मिस्टर मा अपनी बेटी को गुस्से में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोमो भी ये सब देख रही थी और फिर वो कोर्ट में साइलेंस तोड़ कर कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सबके सामने चिल्ला कर कहती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई। रोते हुए दौड़कर मिस्टर मा के पास जाती है और कहती है, डैड प्लीज़ सबको सच बताइए। पर माँ उसकी आंखों में आंसुओं के साथ कहते हैं, जज प्लीज़ मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, हर चीज़ का मैं ही जिम्मेदार हूँ। उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, मोमो को बचाना है हर हाल में। इस दौरान एक फादर और डॉटर के गहरे बॉन्ड को देखकर कोर्ट रूम में बैठे सारे लोगों के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी साओ को उन दोनों के प्रति इतना प्यार देख बहुत बुरा लगता है और वह खुद को रोक नहीं पाती सच बताने से। वो कहती है कि मिस्टर मा निर्दोष है। सब हैरान रह जाते हैं। साओ आगे बढ़कर कहती है, सब कुछ जी ने प्लान किया था। जैसा हमने ही मिस्टर मा की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें इन सब क्राइम्स में घसीटा। मैं जानती थी कि वो एक डिसेबल्ड इंसान है, इसलिए उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए हमने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जजेस पूछती हैं, अगर तुम सच कह रही हो तो मिस्टर मा ने सारा दोष खुद पर क्यों लिया? साओ आंखों में शर्म और दर्द के साथ कहती है, क्योंकि जेल में जी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सारा दोष अपने सिर नहीं लिया तो उनकी बेटी मोमो को मार देंगे वो। इसके साथ ही वो कहती है, जी के गैंग के 2 आदमी इस वक्त कोर्ट की गैलरी में बैठे हैं। जज तुरंत ऑर्डर देती है और दोनों आदमियों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। पर अब सब कुछ समझने के बाद, क्योंकि कानून भी एक व्यवस्था है, मिस्टर मा ने क्राइम तो किया था, इसलिए उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि मजबूरी में किया गया क्राइम भी क्राइम ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम प्रेजेंट टाइम में लौट आते हैं, जब मोमो उस डेफ लेडी के सामने बैठी थी और उसे अपने और अपने फादर मिस्टर मा की पूरी कहानी सुना रही थी, क्योंकि उस डेफ लेडी ने मोमो से पूछा था कि वो उनकी मदद क्यों करना चाहती है। वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि मुझे पता है एक डिसेबल्ड इंसान को इस दुनिया में क्या कुछ सहना पड़ता है। वो चाह कर भी अपने दर्द को शब्दों में नहीं कह पाते। मोमो उसे देखते हुए कहती है, तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। फिर वो कुछ एविडेंस पुलिस के सामने रखती है। उन पेपर्स में सब कुछ लिखा था, किस तरह वो आदमी डेफ लेडी को हैरास करा था, उसे मेंटली डिस्टर्ब करा था, पर फिर भी वो आदमी कहता है ये मेरी गलती नहीं है। मोमो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है डेफ लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो तुम उनके साथ कुछ भी कर लोगे? आखिर वो भी तो इंसान है ना, उनके पास भी दिल है, उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं। तुम्हें पता भी है एक नॉर्मल इंसान जितना स्ट्रगल करता है, एक डेफ पर्सन उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना एक डेफ के लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। मोमो यहाँ एक गहरी बात कह जाती है। जब एक नॉर्मल इंसान दुनिया में निकलता है तो उसे कई र्यूड लोग मिलते हैं, तानों से गुजरना पड़ता है उसे, लेकिन जब एक डेफ इंसान बाहर जाता है तो उसे वही र्यूड बिहेवियर और भी कई गुना बढ़कर मिलता है। पर फिर भी वो हर रोज़ एक स्माइल के साथ जीने की कोशिश करता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि कोई तो उसे नॉर्मल नहीं मानता, तो उसे तो खुद को नॉर्मल मानना ही होगा ना, तभी तो वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा। इतना कहकर जब केस सॉल्व हो जाता है और पुलिस उस हैरास करने वाले को ले जाती है, तब मोमो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है, एक बात तो बताओ, तुम कैसे पहली नज़र में समझ जाती हो कोई डेफ है? मोमो हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है, अगर आप कभी किसी डेफ इंसान के पास से गुजरते हो और अगर उस वक्त आप उनकी तरफ देखो तो हमेशा वो आपको एक प्यारी सी स्माइल के साथ दिखते हैं, और यही मुस्कान उनकी आवाज़ होती है, इसलिए उन्हें पहचानना आसान है।
और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं इस कहानी की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप एक बार इसे ज़रूर देखो, ये आपका टाइम डिज़र्व करती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।